नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी उपचुनाव से। मैनपुरी का महामुकाबला दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। रघुराज शाक्य के समर्थन में उतरे योगी आदित्यनाथ ने जनता के आगे हाथ जोड़कर कहा कि जैसे आपने प्रदेश में हमारी सरकार बनाई है वैसे ही हमारे उम्मीदवार रघुराज शाक्य को मैनपुरी से जितवाइए। देखिए, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री और समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले वक्त में अगर राजा भैया और मायावती जैसे नेता भी समर्थन करते हैं तो ये पूरा मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि मैनपुरी उपचुनाव से पहले के जो सियासी समीकरण हैं वो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए बात उतनी बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन रघुराज शाक्य को कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि रघुराज शाक्य की पकड़ शाक्य समुदाय पर है। डिंपल यादव को टक्कर दे सकते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहकर काफी कुछ सीखा, नेताजी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा, शिवपाल के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा, और जिस तरीके से भाजपा ने उन्हें खड़ा किया है तो गलती तो नहीं की होगी। जाहिर सी बात है किसी और कैंडिडेट को खड़ा किया जा सकता था, लेकिन रघुराज शाक्य ही क्यों? और रघुराज शाक्य जैसे बड़े नेता क्या डिंपल यादव को चुनौती दे पाएंगे? क्रांति से जानने की कोशिश करेंगे और क्रांति बताएंगी कि आखिरकार क्यों भाजपा ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा, और रघुराज शाक्य के मैदान में उतरने से क्या डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं या बीजेपी को नुकसान होगा? क्रांति, आखिरकार क्यों भाजपा ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा और उतारने के पीछे का जो मकसद है वो पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रघुराज शाक्य को जो है उन्होंने भाजपाइयों ने यही सोच करके उतारा है कि अगर अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो यहाँ पर जो है वोट बैंक जो है वो यहाँ पर बढ़ते और घटते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन रघुराज शाक्य को चुनावी मैदान में उतार करके उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि शाक्य समाज के ऊपर जो है वो उनका दबदबा है। जाहिर सी बात है, जब शाक्य समाज के ऊपर उन्होंने दाव खेला था तो उन्हें लगा तो यही था कि उस दाव को कहीं ना कहीं सही साबित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, जो अभी मौजूदा हालात है उसमें ये चीज़ सही साबित नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो है शाक्य समाज के ऊपर उनका दबदबा अब पहले के मुकाबले जो है वो काफ़ी कम नजर आ रहा है। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो रघुराज शाक्य जो ये दावा कर रहे थे कि शाक्य समुदाय का वोट बैंक उनके साथ है, शाक्य समुदाय के जो वहाँ की आबादी है वो उनके साथ खड़ी है, लेकिन ये भ्रम तब टूट जाता है जब शाक्य समुदाय के लोग ये कहते हैं कि हम पहले से समाजवादी पार्टी को समर्थन करते रहे और अभी भी करेंगे। आशिफ सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आशिफ सर, मेरा सवाल मैनपुरी को लेकर ही है, मैं अपर्णा को लेकर सवाल करूँगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने काफ़ी महीने हो चुके हैं, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार तक हो गया, कई बड़े नेताओं को बड़ी जगह दी, दोबारा केशव प्रसाद मौर्य को जगह दी, लेकिन अपर्णा यादव को जगह नहीं मिली। अपर्णा यादव को ना योगी मंत्रिमंडल में ना मैनपुरी उपचुनाव से टिकट। क्या नाराज़गी है अपर्णा यादव से, और क्या नाराज़गी अगर है तो अपर्णा भाजपा में आकर फंस गई? बिल्कुल, देखिए राहुल सर, इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई है, क्योंकि जिस उम्मीद से अपर्णा यादव ने मुलायम परिवार का साथ छोड़ दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी को उनकी बेहद ही ज़रूरी थी। यूपी और बिहार में चुनाव हो और जातीय समीकरण का फ़र्क ना हो, सब जानता है कि हो ही नहीं सकता। यादवों का वोट बैंक साधना था, महिलाओं का वोट बैंक साधना था, और ऐसे वक्त में वो बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई कि शायद उन्हें जो है या तो टिकट मिल जाए या फिर कम से कम मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी मिल जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें नाउम्मीद हुई, निराशाजनक हासिल हुई। फिर लोग चर्चा करने लगे कि भाई शायद MLC में जगह मिल सकता है, नहीं तो फिर उपचुनाव में मिल सकता है। लेकिन बीजेपी ने हर जगह उन्हें निराशा हासिल की। हालांकि उनका एक वीडियो भी आई थी जिसमें वो जो है अपनी दर्द बयां करते नजर आई थी। तो मुझे लगता है कि इस वजह से वो जगह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, अपना अपना ही होता है। शायद अगर उन्हें दे देते हैं तो फिर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक नेता आ रहे हैं उनको ज़्यादा, हालांकि रघुराज को अभी मिल गया क्योंकि वो भी उनके करीब आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि बतौर महिला होने के नाते वो ये चेक करना चाहते हैं कि अपर्णा आखिर रह कितना दिन रही है। शायद वो ज़्यादा दिन रहेगी तो ज़्यादा, उसके बाद फिर कुछ सोचा जाएगा। ये बीजेपी के जहन में ये होगा। लेकिन अब तक जो उनके साथ हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। तो आशिफ सर से चर्चा कर ही रहे थे और आशिफ सर ने बताया भी कि कैसे अपर्णा यादव को जो है शायद भाजपा में वो बड़ा रोल नहीं मिल पाया। सर, आप जिक्र भी कर रहे थे, क्या वजह है कि अपर्णा यादव को मैनपुरी से भी नहीं टिकट दिया गया है? भाजपा की कोई बड़ी प्लानिंग है आगे अपर्णा को लेकर, या वाकई अपर्णा भाजपा में आकर फंस गई हैं? बिल्कुल, देखिए नहीं, हमेशा विधानसभा जब चुनाव हो रहा था तब भी हम यही जिक्र कर रहे थे कि देखिए पैसे बीजेपी का एक नीति रहा है, ये प्लान जो हमेशा कारगर साबित भी होता रहा है कि वो पहले नेताओं को जकड़ते हैं,
समझते हैं और सबसे बड़ी बात कि उनको पेशेंस देखते हैं कि वो कितना पेशेंस रख पाता है। अपर्णा को लेकर सोशल मीडिया तमाम चैनलों पे चर्चा हुई कि भाई टिकट मिल जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया। फिर मालूम चला, लोग ये भी कहने लगे कि उन्हें खुद ही इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और मुझे भी लग रहा है कि शायद बीजेपी की यही रणनीति है, क्योंकि देखिए आपने देखा कि कैसे दिनेश जी के साथ और केशव जी के साथ क्या हुआ। जो हार गए वो आज जो है बीजेपी के साथ है मंत्रिमंडल में, जो जीत गए उनको नहीं मिला। तो ये दिनेश शर्मा जी, तो वही हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी पेशेंस बहुत बड़ा देखती है और देखती है कि किससे हमें फ़ायदा किससे लॉस है। तो यही चीज़ चुनाव के वक्त भी हुआ, उनको यादव वोट बैंक चाहिए था, इसलिए अपर्णा को लाया गया। और अब मुझे लगता है कि लोकसभा में शायद उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर नहीं मिला तब ये तय है कि फिर वो शायद घर वापसी कर सकती हैं और बीजेपी का साथ छोड़ सकती है। नहीं देने की वजह यही है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला बीजेपी नहीं लेना चाहती। आशिफ सर, एक सवाल और है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जो दूरियां हैं वो शिवपाल की खत्म हो गई हैं, प्रतीक यादव की खत्म हो गई हैं और अपर्णा यादव की भी खत्म हो गई हैं। तो क्या आने वाले वक्त में ये पूरा परिवार जो है वो एक साथ मिलता नजर आएगा और इससे क्या समाजवादी पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है राहुल सर, और यही चीज़ों की उम्मीद हम और आप कर भी रहे थे कि जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब हुई, आईसीयू में थे, हम लोग हर एक रिपोर्ट्स को दर्शकों को बता रहे थे, हर एक अपडेट्स। और सही कहा आपने कि चचा शिवपाल जो सबसे ज़्यादा नाराज़ थे, यूपी चुनाव के बाद भी वो नाराज़ थे। अखिलेश पे आग बबूला था, जो लाजमी है वो होना उनका था ही था। आजम खान भी नाराज़ थे, जो अभी नाराज़ भी हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि सब चीज़ों को भुलाकर वो अभी साथ भी आए, डिम्पल के लिए प्रचार भी कर रहे हैं और उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपर्णा का नाना, प्रतीक यादव का भी आपने जिक्र किया, लेकिन अपर्णा का नाना अपने आप में एक सवाल है। लेकिन देखिए इसके लिए मैं जिम्मेदार अखिलेश को मानता हूँ, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी। देखिए जैसे चचा शिवपाल है, तजुर्बेकार है, जिम्मेदारी को समझकर वो भले ही आ गए, लेकिन अपर्णा के लिए आप कोशिश तो कीजिए। अखिलेश यादव ने कोशिश ही नहीं की। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर ये तमाम लोग आ जाते हैं तो राजनीति में भी मजबूत होने के साथ साथ परिवार भी मजबूत होगा और समाजवादी पार्टी भी मजबूत होगा। अच्छा, 8 तारीख के नतीजों को कैसे आप देख रहे हैं कि किसको जो है 8 तारीख के नतीजों में बड़ा फायदा मिल रहा है? देखिए 8 तारीख के नतीजों में अगर देखें तो हम लोगों ने इससे पहले भी जिक्र किया, मुझे लगता है कि डिम्पल की ही जीत होगी। और कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव सड़कों पे आ गए हैं, रामपुर भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है राहुल सर कहीं ना कहीं जो है डिम्पल की ही जीत हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो योगदान और जिम्मेदार रहेगा, श्रेय जाएगा, वो मुलायम सिंह यादव की बनी बनाई विरासत हो ही जाएगा। देखिए मुलायम सिंह यादव की बनी बनाई जो विरासत है उसको जाता नजर आ रहा है और बहुत बड़े हद तक की जो तस्वीरों को हम देख रहे हैं, जिस तरह के माहौल को हम देख रहे हैं, देखिए उससे एक बात तो ये साफ जरूर जाहिर हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए वाकई पूरा जोर लगा दिया है, भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। और अब देखना ये वाकई दिलचस्प होगा कि क्या इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीत पाती है, जो नेताजी की विरासत है। क्या समाजवादी पार्टी इस सीट को जो है वो लाती नजर आएगी? देखिए अभी तक की बात करें, अभी तक की स्थितियों को लेकर सीधे तौर पर देखें तो बहुत बड़े हद तक जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रही है कि देखिए आने वाला वक्त जो है वो भाजपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए चुनौतियां बहुत हैं। और जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए हर तरीके की रणनीति को अपना रही है, जिस तरह से बीजेपी की लिए बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री उतर गए, आने वाले वक्त में कई और बड़े नेताओं के उतरने की बात की जा रही है। तो देखा आपने कि आखिरकार क्या कुछ माहौल बना हुआ है और वाकई देखना दिलचस्प भी होगा कि आखिरकार इस सीट पर जीत किसकी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।